हेलो बच्चों, तो तैयार है हमारा नया लेक्चर पढ़ने के लिए। आज हम नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे धारा घनत्व। तो हेडिंग लगाइए, धारा घनत्व। धारा घनत्व जिसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। ठीक, तो धारा घनत्व का मतलब क्या है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है, जैसा कि हमने बताया था, जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई तार है, मोटा तार दिखाया ताकि अंदर चीज हमको दिखे। ठीक है, इसके यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन इस बैटरी, जब हम बैटरी लगाएंगे 20 वोल्ट की, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये सब क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये अगर बैटरी का प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, तो ये सिरा हमारा प्लस का हो जाता है और ये सिरा माइनस का हो जाएगा। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब इस दिशा में चलते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र तो प्लस से माइनस की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन जो सारे चलेंगे किस दिशा में चलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो करंट जो प्रवाहित होती है, ये बताया था हमने कि जब भी करंट का फ्लो होता है वो हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। तो जो करंट बहेगी वो किस दिशा में बहेगी, इलेक्ट्रॉन सारे चल रहे हैं इस दिशा में। ठीक है, ये सब क्या दिखा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन, ये सब इस दिशा में चल रहे हैं। तो धारा का जो प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह बताए किस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो जो करंट जो फ्लो होगी वो किस दिशा में होगी, इस दिशा में, आई। ऐसे करके करंट बहती है, यानी आप इसको इस तरीके से आप समझिए कि करंट का जो प्रवाह होता है वो इस दिशा में होगा, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में करंट का फ्लो होता है। ये करंट है आई। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। तो जो करंट बह रही है तार में वो अनुप्रस्थ परिच्छेद के एकांक क्षेत्रफल से, मान लीजिए यहां पर एक अनुप्रस्थ परिच्छेद की कल्पना करें हम, जिसका क्षेत्रफल है ए, तो एकांक क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत जितनी धारा का प्रवाह होता है उसे कहते हैं धारा घनत्व। ठीक है, यानी ये जो क्षेत्रफल हमने जो लिया है, ये इस क्षेत्रफल के, ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद जो लिया गया है, उस अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत, इसके लंबवत जो धारा की दिशा होगी, ठीक है ना, उतनी धारा इस एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होगी, तो उसे हम कहेंगे धारा घनत्व। बात क्लियर हो रही है, दोबारा पे समझें। इस जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने लिया है उसके एकांक क्षेत्रफल से इस पृष्ठ के लंबवत बहने वाली जो धारा होती है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार में किसी बिंदु पर, तार में किसी बिंदु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद अनुप्रस्थ परिच्छेद
के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को लंबवत प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। बात क्लियर हो गई कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार में किसी बिंदु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल जे बनाइए, जे से प्रदर्शित करते हैं। लाइन्स लिखेंगे, यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है तथा इसके अभिलंबवत प्रवाहित धारा I है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? J इक्वल टू, तो धारा घनत्व, J इक्वल टू I अपान A, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। अब इस सूत्र से ही J का मान अगर 1 हो जाए तो धारा का मान J के बराबर हो जाता है। उसी आधार पर इसकी परिभाषा बन गई है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। उसके बाद इसमें और कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे। इसमें एक चीज और आती है, अगर पृष्ठ के अभिलंबवत धारा न हो करके अगर कोई कोण बना रही हो, जैसे अगर हम ये कहें कि धारा तो ऐसे बह रही है लेकिन जो पृष्ठ हम ले रहे हैं वो ऐसे है, तिरछा है पृष्ठ, यानी इस तरीके से आप मान सकते हैं इसको कि ये जो पृष्ठ है वो इस तरीके से लिया हमने। ठीक है, तो इस धारा की दिशा तो ऐसी है इसमें, लेकिन इस पर जो अभिलंब खींचेंगे ये वाले पृष्ठ के, ये जो पृष्ठ हमने लिया है, जो तिरछा पृष्ठ रखा है, उस पृष्ठ पर अगर अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब तो जाएगा इस दिशा में, क्षेत्रफल वेक्टर हमारा हो जाएगा इधर। ये अगर कोण अगर थीटा बन रहा है, पहले क्या था, ये हमारा पृष्ठ था, अभिलंब खींचेंगे वो भी धारा की दिशा में जाएगा, तो थीटा कितना था 0। लेकिन अगर अभिलंब अगर तिरछा रखा है, ये पृष्ठ है, जो पृष्ठ अगर तिरछा रखा है कि पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब धारा की दिशा से अगर थीटा कोण बनाता है तो धारा घनत्व का मान कितना होगा। तो इसमें नीचे लिख सकते हैं कि यदि पृष्ठ का मतलब परिच्छेद,
यदि परिच्छेद पर खींचा गया अभिलंब धारा की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो धारा घनत्व J = फिर लिखा जाता है I/A cos थीटा। इस चीज का ध्यान रखना है। धारा अगर धारा जो है अगर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में होगी तब तो cos 0 का मान cos 0 होगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो I/A जो पहले सूत्र लिखा गया था। अगर पृष्ठ हम इस प्रकार से लें, जो अनुप्रस्थ परिच्छेद अगर इस प्रकार से लेते हैं कि उस पर खींचा गया अभिलंब धारा की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो उस पृष्ठ पर जो धारा घनत्व होगा वो J = I/A cos थीटा होगा। यानी पहले हम क्या निकालेंगे, इस क्षेत्रफल वेक्टर का धारा की दिशा में घटक ज्ञात करेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो इसका अगर घटक निकालेंगे धारा की दिशा में तो कितना आएगा, A cos थीटा इस तरफ, और धारा भी इसी दिशा में हो गई तो I/A cos थीटा ये आ जाएगा बात। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हमको जानना है। पहली बात यह है कि पहले तो हम लोग उसका मात्रक जानते हैं धारा घनत्व का। धारा घनत्व का मात्रक बहुत आसान है, I का मात्रक और A का मात्रक। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विमा क्या हो जाएगी इसकी, धारा घनत्व की विमा। विमा क्या लिख सकते हैं, I/A की विमा A और L स्क्वायर, ये होगी इसकी विमा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L-2A होती है, ये इसकी विमा हो जाएगी, L⁻²A। ठीक। दूसरी और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत धारा की दिशा में होती है। यानी जिस दिशा में धारा का प्रवाह होता है उसी दिशा में धारा घनत्व की दिशा होती है। ठीक है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अगर बताया जाए धारा घनत्व की दिशा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत धारा घनत्व की दिशा होती है। ठीक है, इसको नोट कर लें। देखो इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं कि धारा घनत्व
धारा घनत्व का मतलब J तथा अनुगमन वेग VD में संबंध धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो धारा घनत्व का सूत्र तो हमको पता है, J इक्वल टू होता है I अपान A। ये सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। और ये जो I इक्वल टू होता है, क्योंकि I इक्वल टू सूत्र निकाल चुके हम लोग, यानी वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ये हम लोग निकाल चुके हैं पहले। तो I इक्वल टू क्या निकला था, NEAVD निकाल चुके हैं ना। जहां पर n है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, VD है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, तो उसमें प्रवाहित धारा है I। ठीक है, ये I का मान अगर ऊपर वाला समीकरण में लगा देते हैं तो J इक्वल टू कितना हो जाएगा, J इक्वल टू हो जाता है NEAVD अपान A से कैंसिल, J इक्वल टू आ जाता है NEVD। ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आ गया। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धारा तथा अनुगमन वेग संबंध बताइए, तो हम आपको यहां तक करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लें इसको। उसके बाद फिर अगले दिन डालिए गतिशीलता। गतिशीलता और इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोबिलिटी। गतिशीलता, ये किसकी गतिशीलता होती है, आवेश वाहकों की गतिशीलता है। ये आवेश वाहक एकांक वैद्युत क्षेत्र में कितने अनुगमन वेग से चलते हैं, ये बताती है गतिशीलता। ठीक है, यानी अगर ये तो पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे तो बिना वैद्युत क्षेत्र के तो अनियमित गति करते रहते हैं, लेकिन जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो सब एक नियत वेग से गति करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग अनुगमन वेग। ये हम लोग जानते हैं पहले से। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश वाहक होते हैं, देखिए आवेश वाहक की और हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे। आवेश वाहक मतलब अगर धातु की बात करेंगे, जितनी भी धातुएं होती हैं उसमें तो आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई द्रव है या कोई गैस है, उसमें आवेश वाहक धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं। ठीक है, और जैसे अगर हम बात करेंगे आगे अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों जो आवेश वाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और कोटर भी होते हैं। ठीक है ना, तो इस कोटर क्या होते हैं ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको इतना जानना है कि जो भी आवेश वाहक हैं अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और कोटर या अर्धचालक होते हैं। जो धातुएं होती हैं उसमें आवेश वाहक केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैस या द्रव अगर में जो आवेश वाहक होते हैं वो धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आवेश वाहक हैं उनका एकांक वैद्युत क्षेत्र में कितना अनुगमन वेग है वो ये बताता है कि उसकी गतिशीलता कितनी है। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, एकांक वैद्युत क्षेत्र में एकांक वैद्युत क्षेत्र में एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को, आवेश वाहकों के अनुगमन
अनुगमन वेग को आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। यदि इसको पहले तो लिख देते हैं हम लोग, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अगर इसका सूत्र लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, यदि वैद्युत क्षेत्र ई में आवेश वाहकों का अनुगमन वेग Vd है, तो उसकी गतिशीलता क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं Vd अपॉन E। ये फार्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र अगर एक हो जाए तो Vd का मान म्यू के बराबर हो जाएगा। यही परिभाषा यहाँ लिखी गई है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। नोट कर लें इसको। मिटा दिया जाए। अब देखो इसमें अगर हम ये एक सूत्र और बना सकते हैं आगे, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है J इज इक्वल टू होता है, अभी हम लोगों ने लिखा था J इज इक्वल टू होता है NeVd। ये लिखा है हम लोगों ने भी, धारा घनत्व और अनुनाद संबंध वाला सूत्र। तो यहां से Vd का मान अगर निकाल लिया जाए तो Vd का मान कितना हो जाएगा, J अपान Ne हो जाएगा, ठीक है। ये जरा Vd का मान हम यहाँ पर रख दें तो म्यू का मान कितना हो जाएगा, इसलिए म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा J अपान Ne और कैपिटल E। J अपान Ne तो ये हो गया, E और यहां से आ जाएगा। तो ये एक संबंध बताता है जो कि धारा घनत्व और गतिशीलता के बीच संबंध बताता है, ठीक है ना। क्या बताता है ये, यह संबंध या यह गतिशीलता म्यू तथा धारा घनत्व J के बीच संबंध है। तो अगर कभी ये आ जाए कि गतिशीलता और धारा घनत्व के बीच संबंध बताइए तो आपको ये सूत्र लिख देना है, ठीक है। नोट कर लें इसको।
अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हो जाएं। सबसे पहले तो गतिशीलता का मात्रक लिख लेते हैं। गतिशीलता का मात्रक। अब इसका मात्रक देखो, जो मेन सूत्र हमारे पास था, एक सूत्र याद आ रहा है कुछ, हमने लिखा था म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। यहां से सूत्र, ये सूत्र से जरा इसका मात्रक लिखो। इसका तो वेग है ये वीडी, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकेंड। और ये है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसका मात्रक लिख सकते हैं। इसके दो मात्रक होते हैं, तो दो मात्रक अलग अलग लगाएंगे तो गतिशीलता के दो मात्रक अलग अलग प्राप्त होंगे। तो अगर हम ये लगा देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो ये मीटर चला जाएगा ऊपर। ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। एक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। तो वो एक दूसरा मात्रक बन जाएगा गतिशीलता का। तो गतिशीलता का मात्रक इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है। ठीक है, ये एक मात्रक बन गया। दूसरा मात्रक, दूसरी चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी विमा, गतिशीलता की विमा। तो विमा लिखो जरा, वीडी वेग की विमा, एल टी माइनस वन। और ई की विमा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये होती है, ये होती है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगी m, देखिए l से l तो कैंसिल हो जाएगा, ये m की घात माइनस वन, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया, t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और ये ऊपर जाएगा तो a। ये इसकी विमा हो जाएगी m की घात माइनस ए टी स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये इसकी विमा हो गई। तो गतिशीलता की विमा और मात्रक ये हम लोगों ने लिख लिया है। एक चीज हम और लिख देते हैं कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है या उसकी जरूरत पड़ती है आगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो अर्धचालकों में, अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कोटरों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होती है कोटरों की अपेक्षा। ठीक है, इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर हम लोग आज पढ़ते हैं ओम का नियम क्या होता है, और उसका डेरिवेशन हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो इसको नोट कर लें। तो हेडिंग लगाइए ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ लिखने जा रहे हैं। लेकिन ये ओम्स लॉ को पता है, हम लोग पिछले क्लासों में भी आपने पढ़ रखा है।
अगर पता है तो बताइए क्या होता है ओम्स लॉ। उसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, भौतिक अवस्था से तात्पर्य है वहां ताप दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये तो आपको पता है पहले से, तो इसको लिख लें एक बार। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि ना बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। बीच लगाया बनता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये तो नियम हम लोगों ने पढ़ा है पहले। तो इसको जरा ग्रेड फॉर्म क्या लिख सकते हैं, V अनुक्रमानुपाती I लिख सकते हैं कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब ये चिन्ह को जब हटाते हैं समानुपाती वाले चिन्ह को, तो यहाँ पर बराबर और यहाँ एक कांस्टेंट लगाया जाता है। यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग R, ये लिख सकते हैं। या यहाँ पर जहां लिख सकते हैं R जो कांस्टेंट लगाया क्या है, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V अपॉन I, ये लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहां से एक दूसरी भाषा भी लिख सकते हैं इसकी, कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। बात क्लियर हो रही है। इसका मतलब हम लोग यही लिख सकते हैं ना कि V अपॉन I जो है वो क्या है, एक नियतांक है। और यही हमारा नियम होता है उनका, उस नियतांक को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। क्लियर हो गई बात। यहां से हम जरा इसका R का मात्रा भी निकाल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा भी हम लोग यहीं से लिख सकते हैं। वैद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन R ये नियत तभी रहता है, ये नियतांक जो हमने कहा है कि R एक नियतांक है, तो नियतांक का मतलब ये R नियत तभी रहेगा जब उसकी भौतिक अवस्थाएं, यानी जहां पर हम ये करंट फ्लो कर रहे हैं जिस चालक तार में, उसका ताप न बदलने पाए, और जहां पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहां पर
एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है वायुमंडलीय दाब वो भी चेंज ना होने पाए, और चालक की लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, चालक तार हमारा वही हो, इस तभी ये कांस्टेंट होगा, वरना आर का मान बदल जाएगा। ठीक है ना, यानी v जैसे जैसे v बढ़ाएंगे आई का मान बढ़ता जाएगा, अगर ठीक है ना, अगर v घटाएंगे तो आई का मान घटता जाएगा, दोनों समानुपात में रहेंगे। ठीक है ना, तो आई और v बढ़ाने से r के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि v बढ़ाया, सूत्र से लग रहा है कि v को बढ़ाएंगे तो r का मान बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। r का मान v और i पर डिपेंड नहीं करता है, r का मान डिपेंड करता है कि वो चालक पदार्थ किस, चालक जो पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है। ठीक है ना, यानी चालक तार जिसका बनाया गया वो किस पदार्थ का बनाया गया है, उस तार की लंबाई कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, इस बात पर डिपेंड करता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उसमें कितना वोल्टेज लगाया गया है या उसमें कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, तो मात्रक भी हम लोग लिख लेते हैं आर का। आर का मात्रक सूत्र के हिसाब से क्या बनेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, अथवा इसी का दूसरा नाम भी है, अथवा ओम, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक रख दिया गया है ओम, जिसको हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओम होता है, ओम को लोग ओमेगा से लिखते हैं, और इसका जरा हम लोग मात्रक लिख दिया, विमा लिख लेते हैं आर की विमा। तो आर की विमा क्या हो जाएगी, वी की विमा और आई की विमा। वी की विमा क्या होती है, ml² t-3a-1, याद है सब लोगों को। और आई की विमा हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, ml² t-3a-2, ये हो गया, इतनी विमा होती है इसकी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो उसको लाइक जरूर करें, और अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।